प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। हस्तीमल हस्ती साहब के ये अशआर बिल्कुल सटीक बैठते हैं जब मैं अंतस के बारे में सोचती हूँ। नमस्कार, मैं पूनम माचिया, अंतस की अध्यक्ष, अंतस परिवार की ओर से आप सबका अभिवादन करती हूँ। अभी तक आप अंतस के तत्वधान में कवि गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन, सम्मान समारोह, साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम से रूबरू होते रहे हैं। लेकिन आज हम अंतस की एक नई श्रृंखला आरंभ करने जा रहे हैं। वह है अंतस से अंतस तक, जिसके तत्वधान में, जिसके दौरान हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से आपका परिचय करवाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग हटके कर रहे हैं और साधारण से असाधारण होने के सफ़र पर हैं। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगी राजीव सिंघल जी से, जो गाज़ियाबाद के निवासी हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार राजीव जी, आपका अंतस के इस पटल पर अंतस से अंतस तक के सफ़र में हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले राजीव सिंघल जी का इंटरव्यू, साक्षात्कार इसलिए करने आई क्योंकि अभी हाल ही में, अभी कुछ ही दिन में, इसी हफ्ते, ये कहने की बात है, 27 तारीख काव्य लोक का वार्षिक उत्सव है और उस वार्षिक उत्सव की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि साहित्य में आपका पदार्पण कैसे हुआ, लेकिन उससे भी पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस पारिवारिक परिवेश में आपका लालन पालन हुआ। सबसे पहले तो मैं अंतस को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझ अकिंचन को इसके लिए चुना। हालांकि मैं इसके लायक नहीं, इस योग्य नहीं, लेकिन ये तो आपका स्नेह है। जहाँ तक जन्म का सवाल है, मेरा जन्म लखवा कस्बा, पहले मेरठ जिला हुआ करता था, फिर गाज़ियाबाद में हो गया, अब हापुड़ जिला है। लखवा कस्बे में हुआ, एक अच्छे परिवार में, वैश्य परिवार में। हमारे बाबा कालीचरण और पिताजी कुशल प्रकाश कबाड़ी के नाम से हमारा परिवार मशहूर है। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो बहुत कुलीन मेरी माता मीना देवी, बहुत सुसंस्कृत, विद्वान और बहुत ही संस्कार, जिनके देख रेख में, जिनके सानिध्य में हमारा पालन पोषण हुआ। और जो कुछ भी मेरा ज्ञान, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो अपनी माँ से और परिवार से सीखा है। जी राजीव जी, तो आपके परिवार में आपने कहा कि आपकी माता जी से आपने सीखा, अपने परिवार से सीखा, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपका जन्म जो है पिलखुआ में हुआ। तो पिलखुआ की तो ज़मीन ही बहुत उर्वरा है, बहुत जरखेज़ ज़मीन है, और हमारे इतने परिचित नाम कुमार विश्वास कह लें, प्रवीण शुक्ल कह लें, और उनके पिताजी ब्रिज शुक्ल घायल जी कह लें, कितने ही नाम जो हैं पिलखुआ से उठ के आते हैं। तो ये तो कहते हैं ना, पूछ के पाँव बांधने में नज़र आ गए। जब आप वहाँ से आए हैं तो साहित्य का बीज तो सोचिए रोपण हो ही गया। लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताएं कि कविता की शुरुआत कब से हुई। पिलखुआ अपने आप में इन लोगों से के साथ साथ कविता के क्षेत्र में, कवि सम्मेलनों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत विशेष रहा। एक बहुत बड़ा काल जो हमारा बचपन का था, उस समय पर वहाँ आए दिन ऐसे आयोजन होना, बड़े बड़े कवियों का आगमन, और हमारे यहाँ शिवकुमार गोयल जैसे साहित्यकार, पत्रकार, उनके पिता भक्त राम शरण दास जैसे मनीषी, हमारे वागीश दिनकर जी, उनके फादर रामनाथ सोहन जी, अपने आप में ऐसी ऐसी शख्सियत वहाँ हुए हैं कि बड़ी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन एक साहित्य का वह माहौल था, लोगों में जो लिख भी नहीं पाते थे, उनके अंदर एक सुनने की बहुत बड़ी चेष्टा, बहुत बड़ा एक
इच्छा शक्ति थी कि वो बड़ा पसंद करते थे। हमारे यहाँ माहौल बहुत रहता था, हमने सबको सुना, नीरज जी को बहुत सुना, डॉक्टर कुंवर बेचैन को मैंने बचपन में 10-12 साल की उम्र में सुना है। तो ये बड़े बड़े रामधारी सिंह दिनकर, हमारे व्यास जी, गोपाल प्रसाद व्यास, गोविंद प्रसाद व्यास, बहुत नाम, एक नाम लिस्ट है ओम प्रकाश आदित्य, काका हाथरसी, वल्लभ मुरादाबादी। तो हमारे यहाँ इतने आयोजन हुए कि जिसके कारण वो बचपन में एक मन में एक धारणा बनी, रुचि रही गीत से कविता से रुचि रही। तो वो बचपन में मैं राइमिंग में लिखता था। कुछ याद है आपको? कुछ एक दो पंक्तियां? बचपन के, हाँ याद है, एक दो कुछ भी जो आरंभ का हो, अनघड़ सा हो, वो याद हो। तुमको अपना मान क्यों आंखें भराती हैं, तुम मानो अपना क्यों आंखें डर जाती हैं। हमारे श्रोताओं को सुनाएं। हृदय लगाते हो नश्तर को जेब में रखकर, नजर मगर जब मिले तो ये क्यों शर्माती है। क्या बात है, नजर मगर जब मिले। तो देखिए, कविता तो झनकृत होके खुद ही आ रही है आपकी बचपन से। अपना सा क्यों लगता है बेगाना भी मेरी प्रथम रचना है। अपना सा क्यों लगता है बेगाना भी, पहचाना सा लगता है अनजाना भी। तो इस तरीके की राइमिंग में मैं लिखता था शुरू से, लेकिन कभी उसको इकट्ठा नहीं किया। तो ये जो कविता का सिलसिला आप जैसे चालू हुआ, आरंभ हुआ आपके बचपन में, तो ये अनवरत चलता रहा कि बीच में रुका? लगभग 27 वर्ष की उम्र तक मैं लिखता रहा, थोड़ा थोड़ा। जी। एक डायरी मैंने मेंटेन करी। वो मुझे उस समय ये पता ही नहीं था ये गीत है, गज़ल है, शेर है। इसी तरह से मैं पढ़ता भी था, लिखता भी था। तो मैंने जब सन 82 में एक गज़ल लिखी थी कि तुमको पाने की चाह कर बैठे, शेर बोलो बोलो। तुमको पाने की चाह कर बैठे, आ निकली तो वाह कर बैठे। क्या बात। इसी तरह का तुमको पाने की चाह कर बैठे, आह निकली तो वाह कर बैठे। क्या बात। तो इसी तरह से एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद संघर्ष रहा जीवन का। हाँ, मैं यही पूछना चाहूँगी राजीव जी, जीवन का संघर्ष, एक काल आता है जब आपकी शादी होती है, आप कैरियर ढूंढने में, कैरियर को जमाने में, जैसे कहते काम को जमाने में व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में आपकी कविता रुकी के पोषित होती रही, या भीतर भीतर पोषित होती रही, सामने नहीं आई? सही मायने में हमें संघर्ष बचपन से मिला, और ये जो शुरू का दौर रहा, ये चूंकि मेरे मन की चीज़ थी तो इसको मैं करता रहा, लेकिन कभी संकलित नहीं कर पाया, उस पर कभी विशेष ध्यान नहीं दे पाया। मेरे साथी कहते थे वो करता रहता है कुछ ना कुछ, मेरे पड़ोस के लेटर लिखवाना, सारे काम, मतलब इस तरह का एक वो रहता था। तो लिखने का मेरा एक शौक था, मैं लेख बहुत अच्छे लिखता था शुरू से, तो डायरी मेंटेन करता था। लेकिन एक संघर्ष जीवन का था, तो उसमें मेरे को इतनी भागदौड़ थी, इतना मेरे पे काम था, लोड था, कि मुझे उसमें आगे बढ़ना था, इसमें आगे नहीं बढ़ना था। मेरे पारिवारिक और जो आवश्यकताएं थी, उसके लिए मुझे वो संघर्ष बहुत ज़रूरी था, और उस समय मैं इस तरफ नहीं जा सकता। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि जब आदमी के पेट में रोटी होती है, उसके बाद ही दूसरे काम आरंभ होते हैं। तो अपनी हमारी प्राथमिकताओं में भगवान के बाद परिवार और हमारा अपना जो शौक है वो थोड़ा उसके बाद आता है। पर मेरा ये भी मानना है कि वो शौक अंतिम ना हो, उसको भी समय दिया जाए। तो ये बताइए कि फिर अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, पत्नी बच्चों के बारे में कैसे? परिवार समय पे माता पिता के सहमति से उन्होंने चुनाव किया, विवाह हुआ। अच्छा। विवाह के बाद 2 बच्चे अरेंज हुए। मैरिज थी आप? जी, विवाह के बाद 2 बच्चे हुए। जी। नहीं, ये अधिकार उनका सर्वाधिक सुरक्षित था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जी। वो तो माता पिता का एक सर्वाधिक सुरक्षित अधिकार है, मैं इस मान्यता को मानता हूँ। मुझे तो मेरे बच्चों ने भी ये अधिकार दिया है, इसलिए मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे हुए, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, दोनों संस्कारी हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है। फिर इनके संघर्ष में लगा, इनकी पढ़ाई। यहाँ मैं बीच में आपको इधर से रोकती हूँ, मुझे ये बताइए कि कई परिवारों में जो पार्टनर्स आते हैं, जैसे पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो आपके
जो साहित्यिक रुचि है इसको बढ़ावा नहीं देकर उस पर रोक लगाते हैं या उसे अपनी सौतन मान लेते हैं, तो आपको कैसा साथ मिला? एक्चुअल में जब शादी हुई तब तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से विलग रहा। अच्छा, स्वयं ही भी लगे। तब तक तो ये कहीं परिप्रेक्ष्य में नहीं था, तो उनका इससे कोई तो सामना फर्क ही नहीं पड़ा, सामना ही नहीं विचार हुआ। नहीं। और उनका सहयोग मेरे संघर्ष में बहुत बड़ा रहा। अच्छा, उन्होंने मेरे साथ हमेशा कोऑपरेट किया, और मैं अगर ये कहूँ, मैंने जो कुछ भी हासिल किया माता पिता के आशीर्वाद और पत्नी के सहयोग से किया। बहुत अच्छे। तो एक सकारात्मकता है कि मतलब आपके काम के लिए, आपकी जो रुचि है उसके लिए एक सकारात्मक सहयोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने कभी उसको लिपि बंद करने में यानी पुस्तक छपवाने में कभी मन नहीं किया, तो आपकी कभी पुस्तक छपी? पुस्तक तो बहुत बाद में आई। उससे पहले जी। मेरा एक बार राजेंद्र निगम जी, राजेंद्र निगम जी। जी। वो एक अच्छे गीतकार हैं, हाँ। बहुत बढ़िया इंसान भी है। वो दोनों पति पत्नी। बैंक में कार्य करते थे, मेरा बैंक में आना जाना था, तो उनके सम्मान में मैंने 4 पंक्तियां वैसे ही लिख दी। वो बड़ा अच्छे मुस्लिम मिजाज थे, तो उन्होंने कहा यार आप तो लिखते हो सिंह साहब। मैंने कहा नहीं मैं कुछ लिखता नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लिखते हो तो आप, हमारी संस्था है गीता, अच्छा, उसमें आइएगा। तो उन्होंने मुझे अवसर दिया, तो राजेंद्र और निगम जी वहां के से माध्यम से आपका जी, किताब से परिचय। वहां से मेरा दोबारा से अपने मन के इस कार्य में, गीत और गजल या जो भी ये क्षेत्र था साहित्य, इसकी रुचि मेरी वहां से दोबारा ओपन हुई। ये मेरी किताब जब से दोबारा, जैसे हम कहते हैं ना द्विज, यानी कि दूसरा जन्म किताब लिखने के क्षेत्र में मेरा ये दूसरा जन्म किताब के माध्यम से। सन 86 के बाद से, 87 के बाद से दोबारा ये मेरा लिखने का जो भाव उत्पन्न हुआ और मेरे को जिज्ञासा बनी। तो किताब से जुड़कर आपने, किताब तो गाजियाबाद की एक बहुत खूबसूरत संस्था है और हम पराग जी को याद करते हैं उसके लिए, तो किताब में आपकी भूमिका क्या रही? किताब में मैं शुरुआती जब गया तो वहाँ मेरा जो मैं चाहता था, जो मेरे आदर्श थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उनसे मिलना हुआ। वो हम सबके लिए आदर्श है। और वो बड़े प्रिय बना लेते थे सबको एकदम। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, और ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी और ऐसे सरल व्यक्तित्व के साहित्यकार बहुत कम होते हैं, बिल्कुल। जो दूसरे को देना चाहते हैं, जी। दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी पराग का तो मैं 3-4 महीने में बिल्कुल लाडला हो गया। अच्छा। और एक तरह से सारा कार्यभार गीता का मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि उनकी अवस्था प्रौढ़ावस्था थी। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, एक तरह से गीता का सारा कार्य मेरे पास आ गया, पराग जी की तरह, पराग जी के सामने इसके सामने सामने सारा कुछ वो करते थे। और उन्होंने मुझे बहुत दिया, बहुत सम्मान जो मुझे मिला इस क्षेत्र में, उसमें 2-3 लोगों का विशेष हाथ है। मैं तुलिका सेठ का नाम जरूर लूँगा। उन्होंने मुझे बहुत गजल के क्षेत्र में बड़ा नाम है। बहुत जगह मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि शुरुआती दौर जो था 14-15 का, वही मेरी जिज्ञासा का भी था। मेरे बहुत ज़्यादा भागदौड़ मेरा मन था, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा लगा, सो लेता। उसके बाद मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, मेरी पारिवारिक और व्यवसायिक मजबूरी रही। तो उसके बाद मैं अपने बस गीताब तक जुड़ा रहा, गीताब का कार्य। तो किताब संस्था में आपने संपादन का कार्य किया, और अब मैंने सुना आपको वहाँ कोई सम्मान भी मिला। किताब का वर्ष 2018 का जी। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार क्या बात है, क्या बात, मुझे मिला। बधाई। धन्यवाद। और गीताब के बड़े बड़े कार्यक्रम, गीताब के वार्षिकी के संपादन का कार्य भी मुझे मिला, 3 वर्ष जिसमें मैंने काम किया। गीताब में डॉक्टर BL गौड़ हमारे अध्यक्ष थे, उनके साथ जुड़े रह के काम करने का अवसर मिला। किताब एक बहुत महती संस्था, बड़ी संस्था मैं कहूँगा, गाजियाबाद की थी। और ये अगर कहा जाए किताब साहित्य की सबसे पुरानी और सबसे सशक्त संस्था थी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। किन्हीं भी कारणों से उसका क्षय हो गया, वो समाप्त हो गई,
आज वो जिन भी स्थिति वो होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बड़ा अजीब घटनाक्रम था। जी, जैसे कि मैं किताब का शेयर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना काल में काबिल लोग का उदय हुआ। तो जिसे कहते हैं ना, एक पड़ाव तो आया लेकिन फिर एक उत्थान की तरफ एक संस्था आई। काबिल लोग के बारे में कुछ बताएं। किताब का समाप्त होना ही काव्य लोक का उदय होना, मतलब एक संस्था की जरूरत थी, किताब नहीं रही क्योंकि तो सारे काव्य- हमारे सदस्य जो थे उनकी इच्छाएं, उनकी स्वीकारोक्ति इस बात की थी कि संस्था तो चाहिए और आप ही हमें उसको जो है करें, चलाएं। तो उसके लिए हमने काव्यलोक की स्थापना की, जिसमें कोई किसी तरह का छोटे बड़े का भेद नहीं रहा। हमने सबको काव्य मित्र बनाया, सबको सदस्य की बजाय उनका परिवार का सदस्य बनाया, जी। और आज वो संस्था बखूबी काम कर रही है और बढ़िया काम कर रही है। साहित्य के बहुत बड़े बड़े अच्छे आयोजन काव्यलोक के द्वारा हुए हैं, और इतने कोरोना काल के विषम समय के बावजूद भी मैं समझता हूँ फिजिकल गोष्ठियाँ तो नहीं हो पाई, और ऑनलाइन गोष्ठी का मेरा कुछ रुचि नहीं, झुकाव नहीं है। जी। तो लेकिन फिर भी कार्यक्रम 6-7 कार्यक्रम 8 कार्यक्रम एक साल में कर पाए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारा सबका साथ है और सबका सहयोग है। डॉक्टर रमा सिंह हमारी अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा सहयोग है। दीक्षित दनकौरी, गुलशन गोविंद गुलशन जी, अशोक मैत्रेय जी, वागीश दिनकर जी, हमारे संरक्षक जैसे जैसे ऐसे कहते हैं सशक्त संरक्षक। साहित्य के स्तंभ जो हैं आपकी काव्य लोक से जुड़े हुए हैं, और मुझे भी कुछ आप भी उसमें हैं, मुझे भी खुशी आप है उसकी कि मैं विशेष सहयोगी हैं। जी। तो हमें आपका सहयोग उसमें सदैव रहा है, हमेशा आपसे मशवरा परामर्श मिलता रहा है, और हम उस पर काम करते रहे। अंतस्थ भी हम जुड़े हैं, भले ही हम सदस्य के तौर पर ना जुड़े हों, लेकिन अंतस्थ हम अंतस्थ जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतस का मैं आपको बताऊं राजीव जी कि मैं अभी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार का सोच रही हूँ। तो बिल्कुल हर जिसे कहते हैं हर राज्य में उसके सचिव रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, तो उस समय आपका जुड़ना बिल्कुल होगा। और मुझे जो बात हमारी बीच में रह गई वो आपकी पुस्तक के बारे में थी, मासूम परिंदे के बारे में। उसके हमारे दर्शकों को आपको पुस्तक दिखाएं और उसके बारे में भी कुछ बताएं। ये पुस्तक 2018 में ही छपी है जी। कौन से पब्लिकेशन से आई है? असीम प्रकाशन। अच्छा, अनिल असीम जी के द्वारा। वो मेरे मित्र भी थे, अब तो रहे नहीं, और उन्होंने बड़े मनोयोग से मेरी जिद करके ये पुस्तक, क्योंकि मेरे पास संकलन तो था लेकिन फुर्सत नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी किताब मैं छापूंगा, तुम मेरे को अपना सामान दे जाओ। तो उन्होंने इस किताब में बड़ा सहयोग करके मेरी किताब छापी, और डॉक्टर कुंवर बेचैन का मैं ऋणी रहूंगा इस बात का कि उन्होंने एक वायदा मुझसे किया था कि मैं इसकी भूमिका लिखूंगा, और उनको लास्ट के समय थे, मतलब 2018 में वो बीमार थोड़े बहुत रहते थे, तो उनको आँख से दिखना कम हो गया था, तो वो कंप्यूटर पर देर रात तक काम करने में बड़ी असुविधा महसूस करते थे। बेटा ऑस्ट्रेलिया से फोन भी करता था प्रगीत, तो ये बहुत सारी विषमताएं थी। और अनिल, इससे बड़ा जो जुड़ा एक बड़ा किस्सा है, अनिल असीम बोले यार इस सब भूमिकाएं बड़े बड़ों की डॉक्टर साहब मुझसे ही लिखवाते हैं। अच्छा। तो वो मुझ पे भेजेंगे। हाँ। मैं बोला भाई साहब मेरा तो डॉक्टर साहब से वायदा है। वो बोले यार देख लो, तो मैं अनिल से साथ साथ गए, पांडुलिपि तैयार हो गई। तो जब हम डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा जी तैयार हो गई, तो हो गई। हाँ, बोले भाई तेरी तो मुझे लिखनी पड़ेगी, तो कब चाहिए? मैंने कि कल। यार समय भी नहीं है, लोग तो 1-1 साल पहले दे जाते हैं। मैंने की जी तो लिखनी पड़ेगी, कल चाहिए मुझे, मेरी तो लोकार्पण होना और आपको ही करना। एक दिन के नोटिस पे आपने उनसे भूमिका लिखवाई। तो उन्होंने सारी रात जाग के, मैं उनका ऋणी रहूंगा सारी जिंदगी, कि उन्होंने एक रात जाग के और सुबह 11 बजे मुझे फोन करके बुलाया, राजीव भूमिका अपनी ले जाओ। क्या बात, क्योंकि लोकार्पण भी उन्होंने ही करना था। सोम दादा आए थे, वो थे, तो उन्हीं के सबके हाथों से होना था लोकार्पण।
तो मैं तो बहुत खुशनसीब रहा हूँ, बहुत कम समय में बहुत कम साहित्यकार या किसी साहित्य के क्षेत्र में या कविता के क्षेत्र में स्थान होते हुए मुझे जो सब इस क्षेत्र से सम्मान और जो प्यार जो स्नेह मिला है वो शायद किसी को इतने कम समय में नहीं मिलता है। मैं बहुत आभारी हूँ हर उस व्यक्ति का जिसने भी मेरा बहुत मुझे प्यार दिया है। मैं किसी के बारे में भी नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबका बहुत, मेरे को सबने बहुत प्यार दिया। बहुत बहुत खुशी होती है राजीव जी मुझे भी ये साझा करते हुए कि मेरी पुस्तक अभी तो सागर शेष है की भूमिका भी डॉक्टर साहब ने लिखी और बहुत खूबसूरत लिखी, और उन्होंने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैं हमेशा मेंशन भी करती हूँ कि नदी की तरह जो बहा वो रहा और जो रुक गया वो चुक गया, तो बहते रहना ही काम है। तो मैं मेरे सामने आपकी पुस्तक का ये गज़ल खुली हुई है, दर्द दिलों में पाले हैं ये दस्तूर निराले हैं। आपकी गज़ल है, आपके मुख से ही इसके दो चार शेर हो जाए। दर्द दिलों में पाले हैं ये दस्तूर निराले हैं। क्या बात, कैसे प्यार निभाओगे जब हाथों में भाले हैं। क्या बात है, क्या बात, जब हाथों में भाले हैं। देखिए आपने अपनी बात में कितनी बड़ी बात कह दी कि दिल में कुछ और नज़र में कुछ, और जैसे कहते हैं ज़ुबान में कुछ और दिल में कुछ, वो आपने कि कैसे प्यार निभाओगे जब हाथों में भाले हैं। बहुत खूबसूरत। और राजीव जी एक बात इससे और निकल के आती है, आपकी पुस्तक में देख रही थी और पहले भी मुझे ये लगा कि राजीव से नाम राजू हो जाना तो बहुत आम बात है, लेकिन उसके साथ आवारा भी जुड़ जाना, आपका तखल्लुस राजू आवारा हो जाना, ये कैसे हुआ? बहुत संक्षिप्त में हमें बताएं ताकि हम आगे फिर पूछें। एक्चुअल में मेरा जीवन जो बचपन है वो बड़ा कठोर था। उस कठोरता में मेरे अंदर के उस बहुत नरम दिल को कोई न देख सका, तो मुझसे डरते थे सब। तो वो जो पिलखवा में जितने साल रहा हूँ, पिलखवे में जो मेरा नाम है वो राजू ही है। तो वो जो कठोरता थी, एक आवारा टाइप की बात थी। तो मैंने उससे कहा कि आवारा टाइटल, आवारा समझा लोगों ने मुझे, मैं आवारा था नहीं। मैंने कोई जीवन में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे किसी का मैंने नुकसान किया हो, किसी को परेशान किया हो। मैंने लोगों की मदद करने के लिए आवारा बना। आवारा क्या, उसे सख्त कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वो आवारगी लोगों की मदद के लिए। मैंने आपका राजू आवारा पढ़ा तो मुझे गुलशन बाबरा नाम याद आ गया। बाबरा उनके नाम के साथ जुड़ा था और आपके नाम के साथ आवारा जुड़ा है। तो ये जो आवारगी है आप कह रहे हैं, एक अलग अलग किस्म की आवारगी है, ये कठोरता की है। ये नहीं है कि गले महल्ले में गली के कोने पे खड़े हो गए और इधर उधर की करी। नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी तोहमत थी, बहुत बड़ा मेरे लिए गुनाह था। मैंने एक मदर की, अपनी माँ की आइडियोलॉजी के साथ जीवन जिया है, और मैंने जो माँ के साथ एक कमिटमेंट लिया 7-8 वर्ष की उम्र में, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपकी नज़र रुक जाए। तो मैंने अपने जीवन में आज तक वो नहीं है। मैं उस कमिटमेंट के साथ जीता हूँ, उस वायदे के साथ जीता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है। और इसी बात से राजीव जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इस संवाद को हम समाप्त करने से पहले 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो आप मुझे ये बताएं कि काव्य लोक के तत्वाधान में जो आप वार्षिक उत्सव करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करें कि ऐसे विपरीत काल में, ऐसे अवसाद में आपने अवसर खोजा और उसको एक, जैसे कहते हैं, उत्कर्ष तक ले जा रहे हैं। तो उस वार्षिक उत्सव के बारे में कुछ बताएं कि उसमें क्या क्या करने वाले हैं। और जैसे कि मुझे मालूम है उसमें एक पुस्तक भी आने वाली है वार्षिकी, और किसी और की पुस्तक का एक लोकार्पण भी है।
और साथ ही साथ मेरी जिसे कहते हैं मेरी बदकिस्मती कि मैं उसमें नहीं रह पाऊंगी, तो मैं आज ही आपसे पूछ लेती हूँ उस आयोजन के बारे में कुछ बताएं। और आप अब भविष्य में काव्य लोक को और खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे शेयर करूं कि काव्य लोक ने जो कार्य किए हैं, एक आपको बहुत अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और हमारी रमा जी को भी एक अटल सम्मान मिला जी, आपको सरोजिनी नायडू अवार्ड जी मिला। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तो सरोजिनी नायडू। ये हमारे लिए अवसर थे कि हम अपने लोगों को प्रोत्साहित करें। उनको पुरस्कार तो हम नहीं दे सकते, लेकिन सम्मानित करने का कार्य करें। जी, तो उससे हमारे सदस्यों में, हमारे सहयोगियों में, संस्था के प्रति और अपने उस सम्मान के प्रति एक गौरव का अनुभव होगा। एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया, दीक्षित धनकौरी जी की किताब का गजलों का एक महाराष्ट्र सरकार में यूनिवर्सिटी में कोर्स में लग जाना, अच्छा, स्नातक कोर्स। हाँ हाँ जी, तो और प्रधानमंत्री द्वारा भी उनके शेर संसद में कोट करना। जी, तो ऐसे पल में, क्योंकि वो हमारे संरक्षक हैं, तो हमने उन्हें भी सम्मानित करने का कार्य किया। उसके लिए भी हमने एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें देश विदेश, देश के बहुत बड़े बड़े लोग, नाम लोग आए और अच्छा कार्यक्रम। यही राजीव जी शब्दों की यही तो खासियत है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इसीलिए शब्दों को हम अक्षर भी कहते हैं कि अक्षय हैं। और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में दीक्षित जी का, सागर साहब जो मुंबई से हैं, उनका जो उनके शेर बोले जाना, हम सब लिखने पढ़ने वालों के लिए गर्व का मौका है। हमें तो ये, जब वो हमारे सानिध्य में रहते हैं तो हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और जहाँ तक काव्य लोक का सवाल है, काव्य लोक का एक वार्षिक प्रोग्राम है, जिसमें वर्ष की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना और अपने सदस्यों की सारी चीजों को, सारी रचनाओं को, उनके गीत गजलों को सब तक पहुंचाने का काम करना है, जिससे कि लोग जाने कि और लोग प्रेरित हों। हमारा काम यहीं तक नहीं रुकना है, हमारा काम नए नए गीतकारों का, नए नए गजलकारों को लाना है, प्लेटफॉर्म देना है और विकसित करना है। हमारे साथ इतने योग्य लोग हैं, अच्छे उस्ताद शायर हैं, तो उन लोगों के सानिध्य में हम काव्य परंपरा को, साहित्य परंपरा को प्रचार और प्रसार के लिए ही ये समर्पित संस्था है और इसका काम निरंतर करती रहेगी। और आपका सहयोग हम निरंतर लेते रहेंगे और सबका सहयोग जिसका भी लेना पड़ेगा लेंगे। इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जितना काम हम कर सकेंगे हम बिल्कुल करते रहेंगे। तो देखिए, ये तो बात बिल्कुल हमारी आपकी साझा हो गई। अंतस का पटल उपलब्ध कराता है नए और स्थापित रचनाकारों को और उनको आपस में मिलवाता है, जैसे आपने काव्य लोक का, क्योंकि जो वरिष्ठ स्तंभ हैं उनके साए में जो है नए लोग फले फूले लिखना पढ़ना सीखे। हालांकि कोई शिष्य वाली और उस्ताद वाली परंपरा नहीं है, फिर भी वो उनके सानिध्य में सीखे, ये बड़ी बिल्कुल बात। बिल्कुल। और आप अपना खुद का लेखन कहाँ देखते हैं, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, आप बताएं इसका। देखिए, अभी कहते हैं ना कि अभी तो उलझाऊंगा अपनी उलझनों में, सुलझाऊंगा जब समय मिलेगा। मेरे पास अभी जिम्मेदारियां हैं पारिवारिक। इससे पहले मैं अपने को इतना नहीं निजी रुचि के लिए कि सारा समय इसे दूं, लेकिन मेरा एक बहुत जिस महती उद्देश्य के लिए मैं लेखन और इस कविता के क्षेत्र में आया, मेरा अध्यात्म से जुड़ी पुस्तक के बारे में मेरा काम चल रहा है और उस तरफ मैं अग्रसर हूँ। उसमें समय लगेगा। एक मेरे गीत गजल की पुस्तक अब आनी है, अगले साल तक आ जाएगी, वो तैयार सी है। और मुख्य पुस्तक, उसको मैं इनको भी इतना नहीं मानता, मुख्य पुस्तक वो है जो मैं आध्यात्म के क्षेत्र में एक पुस्तक पर काम कर रहा हूँ, हमारा जन्म क्यों हुआ है। उसको, वो मेरी मुख्य पुस्तक रहेगी। मैं समय से दे पाया, ईश्वर की कृपा रही, लोगों का साथ रहा, तो निश्चित तौर पर वो पुस्तक एक मील का पत्थर साबित हो सकती है और उसमें मुझे संतुष्टि होगी। मेरी निजी संतुष्टि उस पुस्तक के आने के बाद होगी, तब तक ये मेरा सफल जाएगा। तो सही बात है ना, जैसे हमारे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है, तो सबसे आखिरी जो होता है वो वानप्रस्थ होता है। तो आपका गृहस्थ और वानप्रस्थ आप अध्यात्म को समर्पित करेंगे और हमारे श्रोताओं को, अंतस के श्रोताओं को, काव्य लोक के श्रोताओं को और जो भी श्रोता ये वीडियो देखेंगे,
उन सबको आपकी अध्यात्म की पुस्तक का इंतज़ार रहेगा, साथ ही साथ नई आने वाली गीत गज़लों की पुस्तक का भी इंतज़ार रहेगा। अगर आपने उसका शीर्षक सोचा है तो दर्शकों को बता शीर्षक दें। यही रहेगा, जी, हमारा जन्म क्यों हुआ। नहीं, गीत गज़ल की पुस्तक। गीत गजल की पुस्तक तो जब तैयार होगी उसके हिसाब से निश्चित होगा। अभी अभी समय मासूम उसको- परिंदे आपकी है मासूम ही। परिंदे। जी, तो 2 पुस्तकों का वायदा आपसे हो गया है और काव्य लोक के वार्षिक उत्सव के लिए ये तो आ ही रही है 27 तारीख में। जी, जी। और काव्य हाँ, लोक एक के हमारे जो उनके हमारे साथी हैं डॉक्टर अल्पना सुहासनी, हम्म, वो हरियाणा हम्म। किसी तेरे मेरे मन आकाशवाणी की में बात, तेरे मेरे आकाशवाणी में घोषक भी हैं, और उनकी किताब है गजल की पुस्तिका है तेरे मेरे लब मन की बात कैसे बन गई सबकी बात। हाँ, उनका बहुत तो चर्चित ये शेर किताब है उनकी ये। है ये, तो इसका भी लोकार्पण, इसका भी लोकार्पण इसी के साथ होगा। तेरे मेरे लब की बात तेरे मेरे लब की बात कैसे बन गई सबकी बात। बहुत तो ये हमारी चर्चित बहुत शेर। पुरानी साथी है, गीताब से हमारे साथ है हम्म, और हमारा बहुत इनके साथ स्नेह है, और निश्चित तौर पर एक अच्छी पुस्तक उन्होंने भी लिखी है, जी, और इनका तो एक फिल्मों में भी सफर जारी है। हम्म, बहुत अच्छा इन्होंने खाली साहित्य तक ही नहीं जुड़ी रही है, सांस्कृतिक और रंगमंच से जुड़ी है, और बहुत पुराना इनका बहुत पुरानी हो उसमें स्थापित रचनाकार स्थापित हैं। रचनाकार। डॉक्टर कुंवर बच्चन जी की शिष्या है, उनकी जी। शागिर्दी में उन्होंने पीएचडी करी। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब का 4 घंटे का लंबा साक्षात्कार ले चुकी हूँ और उसमें सभी कुछ है, और वो ट्रू मीडिया में छपा था एक अरसे जी। पहले। तो डॉक्टर साहब को तो हम याद करें नहीं किसी प्रोग्राम में, ये तो हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को चल रहे हैं एक पाँव से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इसी पल पर मैं ये आयोजन, ये हमारा संवाद, इसको विराम देना चाहूँगी। राजीव जी, आपको, परिवार को, काव्य लोक परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वार्षिकी सबके हाथ में पहुँचे मैं चाहती निश्चित हूँ। निश्चित। और ये हमारा पहला साक्षात्कार अंतस से अंतस तक का। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।